सितंबर 2008 में लेमन ब्रदर्स की बैंकरप्टेंसी के चलते पूरा वॉल स्ट्रीट कोलैप्स कर रहा था। बैंक्स फेल हो रहे थे और स्टॉक मार्केट बुरी तरह से क्रैश कर रहा था। यूएस गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स कंटिन्यूअसली लगे हुए थे कि किसी भी तरह से इकोनॉमी को बचा लिया जाए। बट उसी सेम टाइम पर यूएस गवर्नमेंट के हेड ऑफिस से एक व्यक्ति को कॉल किया जाता है जो कि एक बैंकर था। हैरानी की बात तो ये थी कि ना तो प्रेसिडेंट को कॉल किया गया, ना तो मिलिट्री कमांडर को कॉल किया गया और ना ही तो सेंट्रल बैंकर को कॉल किया गया। कॉल किया गया तो एक सिंपल व्यक्ति को जो कि एक बैंकर था, जिनका नाम था जिमी डायमंड। अब इस कॉल के बाद जिमी डायमंड ने कुछ ऐसे डिसीजन लिए जिसने कि अमेरिकन फाइनेंशियल सिस्टम को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। बट ये कोई पहली बार नहीं था जब किसी फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पर यूएस गवर्नमेंट ने किसी बैंकर को कॉल किया हो। यहाँ से लगभग 100 साल पहले ऐसी एक फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पर सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को एक बैंकर को कॉल करना पड़ गया था। और जिस बैंकर को उस टाइम पर कॉल किया गया था उनका नाम था जॉन पेरपॉन्ट मॉर्गन, जेपी मॉर्गन। भले इन दोनों बैंकर्स की टाइमिंग अलग अलग रही हो, लेकिन एक जो चीज इन दोनों को इंटरलिंक करती है वो है एक कंपनी जिसका नाम है जेपी मॉर्गन चेज। एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो कि सारे फाइनेंशियल क्राइसिस को सरवाइव करता है और सिंगल हैंडेडली पूरी इकोनॉमी को स्टेबल करता है। फिर वो चाहे 1893 का पैनिक हो, 1907 का पैनिक हो, ग्रेट डिप्रेशन हो, ब्लैक मंडे हो, 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस हो या फिर कोविड-19 हो, जेपी मॉर्गन ने हर सिचुएशन में सरवाइव करते हुए पूरे फाइनेंशियल मार्केट को स्टेबल किया है। आज न्यूयॉर्क में सुबह सूरज निकलने से पहले, ट्रेडर्स के वॉल स्ट्रीट में पहुंचने से पहले और तो और प्रेसिडेंट के सुबह मॉर्निंग में न्यूज़पेपर पढ़ने से पहले जेपी मॉर्गन के नेटवर्क के थ्रू ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑलरेडी इकोनॉमी में मूव कर चुके होते हैं। आज एंटायर गवर्नमेंट से लेकर प्राइवेट बिलियनियर्स तक ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो कि इनका क्लाइंट ना हो। आज जेपी मॉर्गन इतना बड़ा बन चुका है कि इनका फेल होना सिर्फ यूएस ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया तक अफोर्ड नहीं कर सकती। ये सिर्फ किसी बैंक की स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी है मनी, पावर और इन्फ्लुएंस की। दिस इज द स्टोरी ऑफ जेपी मॉर्गन। अब आखिर जेपी मॉर्गन चेज अमेरिका का इतना पावरफुल बैंक बना कैसे, इसे जानने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना होगा। एक ऐसा टाइम जब अमेरिका में ना तो कोई स्काई स्क्रैपर्स थे, ना तो कोई वॉल स्ट्रीट था, ना तो कोई फेडरल रिजर्व और ना ही कोई रिलायबल फाइनेंशियल सिस्टम। आज के टाइम पर मनी का कांसेप्ट बहुत ही सिंपल है। हम कुछ काम करते हैं जिसके बदले हमें पैसा मिलता है और ये पैसा हम बैंक में सेव करते हैं और हमें ये ट्रस्ट होता है कि कल भी ये पैसा बैंक में सेव रहेगा। लेकिन आज से 2 साल पहले यही ट्रस्ट मिसिंग था। इमेजिन करिए आपने कोई प्रोडक्ट सेल किया जिसके बदले बायर ने आपको $100 का एक पेपर मनी दे दिया। अब कुछ वीक्स के बाद आपको पता चलता है कि जो मनी आपके पास है और जिस बैंक ने ये मनी प्रिंट की थी वो फेल हो चुकी है, यानी कि जो पैसा अभी आपके पास है उसकी अब कोई वैल्यू नहीं है। और यही उस टाइम पर अमेरिका में हो रहा था। ईयर 1800 के टाइम पर होता यह था कि हर बैंक अपनी खुद की करेंसी प्रिंट करता था, जिसके चलते हो ये रहा था कि अगर वो बैंक फेल होता है तो लोगों के पास जो करेंसी है उसकी वैल्यू एकदम से जीरो हो रही थी, जिसके चलते लोगों का फाइनेंशियल सिस्टम पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था। इसी प्रॉब्लम को एक व्यक्ति समझते हैं जिनका नाम था अलेक्जेंडर हैमिल्टन, यूएस के पहले ट्रेजरी सेक्रेटरी। अलेक्जेंडर का मानना था कि एक ग्रेट नेशन के लिए एक ग्रेट फाइनेंशियल सिस्टम, स्ट्रॉन्ग करेंसी और स्ट्रॉन्ग बैंक्स का होना बहुत जरूरी है ताकि डिफिकल्ट सिचुएशन में वो इकोनॉमी को सपोर्ट कर सके। इसी के साथ साथ इनका ये भी मानना था कि कंट्री को एक ऐसे बैंकर की जरूरत है जो कि फाइनेंशियल स्ट्रेटेजिस्ट हो, डील मेकर हो और साथ ही साथ फाइनेंशियल क्राइसिस को मैनेज करना जानता हो। और फिर तभी एंट्री होती है एक व्यक्ति की जिनका नाम था जॉन पेरपॉन्ट मॉर्गन। उस टाइम पर किसी को ये अंदाजा नहीं था कि यही व्यक्ति आगे चलकर अमेरिका की हिस्ट्री का सबसे पावरफुल व्यक्ति बनने वाला है। जेपी मॉर्गन का नाम सबसे पहली बार हाईलाइट हुआ रेल रोड बबल के टाइम पर। तो उस टाइम पर हुआ ये कि यूएस इकोनॉमी धीरे धीरे करके स्टेबल हो रही थी, जिसके चलते रेल रोड इकोनॉमी का बैकबोन बनते हुए जा रहे थे। हर कंपनी यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहती थी, जिसके चलते कंपटीशन बढ़ गया और इसी कंपटीशन के चलते सारी कंपनीज लॉसेस रिकॉर्ड करने लगी। अब जेपी मॉर्गन ने यहाँ पर क्या किया कि उन्होंने सारी कंपनीज की जो मैनेजमेंट थे उनके साथ डिस्कशन करके पूरे प्रोसेस को सेग्रीगेट कर दिया, जिसके चलते हुआ है कि जो कंपनीज लॉसेस रिकॉर्ड कर रही थी वो धीरे धीरे करके प्रॉफिट में कन्वर्ट होने लगे। जेपी मॉर्गन के इस एक डिसीजन के चलते उनका फाइनेंशियल मार्केट में काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस बन चुका था। बट फिर इसके बाद ईयर आया 1893, यूएस की हिस्ट्री का सबसे पैनिक मोमेंट। अचानक से बिजनेसेस फेल होने लगे, बैंक्स कोलैप्स करने लगी और धीरे धीरे करके लोगों का फाइनेंशियल मार्केट पर जो ट्रस्ट था वो खत्म होने लगा। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी यूएस ट्रेजरी के लिए। उस टाइम पर लोगों को यूएस डॉलर पर भरोसा इसलिए था क्योंकि लोगों को पता था कि गवर्नमेंट के पास इनफ अमाउंट ऑफ गोल्ड रिजर्व अवेलेबल है। बट 1893 के पैनिक के चलते जैसे ही गोल्ड रिजर्व खत्म होने लगा वैसे ही लोगों का ट्रस्ट पे ब्रेक होना शुरू हो गया। अब लोगों के ट्रस्ट को बनाए रखने के लिए गवर्नमेंट को गोल्ड रिजर्व की जरूरत थी, लेकिन कोई भी इसे प्रोवाइड करने के लिए रेडी नहीं था। पर फिर जेपी मॉर्गन अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डील्स के साथ गवर्नमेंट के पास आते हैं। जेपी मॉर्गन अमेरिका और यूरोप के कुछ बैंकिंग हाउसेस को एक साथ लाकर एक प्राइवेट सिंडिकेट क्रिएट करते हैं और यूएस ट्रेजरी को लगभग 3.5 मिलियन आउंसेस ऑफ गोल्ड प्रोवाइड करते हैं। मॉर्गन के इस एक डिसीजन के चलते अमेरिकन इकोनॉमी फिर से स्टेबल हो गई। लेकिन अब लोगों को एक बात तो क्लियर हो चुकी थी कि जब भी गवर्नमेंट फेल होती है तब ये बैंकर्स ही होते हैं जो कि इकोनॉमी को संभालते हैं। और जिस बैंकर ने इस बार इकोनॉमी को बचाया था उनका नाम था जेपी मॉर्गन। बट किसी को ये पता नहीं था कि कुछ ही सालों बाद फिर से एक और बार यही जेपी मॉर्गन इकोनॉमी को फिर से बचाने वाले हैं। तो होता क्या है कि ईयर 1907 में कुछ इन्वेस्टर कॉपर के प्राइस को मैनिपुलेट करके उसे इंक्रीज कर देते हैं, लेकिन जैसे ये प्राइसेस फेल हुए इसका इम्पैक्ट पूरी इकोनॉमी पर देखने को मिला। बैंकिंग सिस्टम फिर से एक बार कोलैप्स होना शुरू हो गया।
जिसके चलते लोगों ने अपने अकाउंट से पैसे निकालना शुरू कर दिए। लेकिन सबको एक साथ पैसे प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं था, जिसके चलते बैंक्स ने पैसे देना बंद कर दिया। कंपनीज को लोन्स मिलना बंद हो गए, जिसके चलते कंपनीज भी कोलैप्स करने लगी। कुछ ही दिनों के अंदर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज 50% से क्रैश कर गया। उस टाइम पर जेपी मॉर्गन न्यूयॉर्क में नहीं थे, वो थे वर्जीनिया में। उनके पास अर्जेंटली एक मैसेज आता है जिसमें कहा जाता है कि आप जल्दी से न्यूयॉर्क आ जाइए, फाइनेंशियल सिस्टम फिर से कोलैप्स कर चुका है। जेपी मॉर्गन न्यूयॉर्क वापस आते हैं और न्यूयॉर्क वापस आते ही अमेरिका के जितने भी पावरफुल बैंकर्स थे वो सबकी एक मीटिंग बुलाते हैं। सारे बैंकर्स ने मिलकर जो कंपनीज बैंकरप्ट हो रही थी उनके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को एनालाइज करना शुरू कर दिया, ताकि ये आइडेंटिफाई किया जा सके कि किस कंपनी को मर्ज किया जा सकता है और किस कंपनी को एक्वायर किया जा सकता है। शुरुआत में कुछ बैंकर्स ने इन्वेस्ट करने से मना कर दिया, लेकिन जेपी मॉर्गन ने सबको समझाया कि अगर आज हमने इस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं किया तो एक टाइम ऐसा आएगा जब हम खुद को भी नहीं बचा पाएंगे। जेपी मॉर्गन की स्ट्रेटेजी फिर से एक बार काम कर गई और अमेरिकन इकोनॉमी फिर से स्टेबल हो गया। लोग फिर से एक और बार देख रहे थे कि आखिर कैसे एक बैंकर ने पूरी इकोनॉमी को सेव कर दिया। बट फिर कुछ ही सालों बाद 31 मार्च 1913 को जेपी मॉर्गन इनकी डेथ हो जाती है। अब जेपी मॉर्गन तो इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन जो इन्फ्लुएंस और जो एम्पायर उन्होंने बिल्ड किया था उसकी तो ये बस शुरुआत थी। लेकिन इसी के कुछ सालों बाद यानी कि ईयर 1929 में अमेरिका फिर से एक और बार इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस करता है। इस बार गवर्नमेंट की तरफ से बैंक्स को इसके लिए कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल बताया गया और इसी रीजन की ज्यादा यूएस गवर्नमेंट ईयर 1933 में एक न्यू एक्ट लेकर आती है जिसका नाम था ग्लास-स्टीगल एक्ट, जिसमें बैंक्स को कमर्शियल बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया और बैंक से ये कहा गया कि आपको इसमें से कोई एक ऑप्शन चूज करना है। अगर आप कमर्शियल बैंकिंग चूज करते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में वर्क नहीं कर सकते, और अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग चूज करते हैं तो आप कमर्शियल बैंकिंग में वर्क नहीं कर सकते। जेपी मॉर्गन की तरफ से इन्वेस्टमेंट बैंकिंग चूज किया गया। अब यहाँ से अगले कई सालों तक जेपी मॉर्गन ने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में ही अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया। इसी दौरान उन्होंने कई एक्विजिशंस और मर्जर भी किए और ऐसा ही एक मर्जर हुआ ईयर 2000 में, जब चेज मैनहट्टन बैंक जेपी मॉर्गन के साथ मर्ज हुई और एक न्यू कंपनी बनी जिसका नाम था जेपी मॉर्गन चेज। यहाँ से लगभग 4 साल बाद यानी कि ईयर 2024 में जेपी मॉर्गन एक और हिस्टोरिकल डिसीजन लेती है, जब वो लगभग $58 बिलियन में वन कॉर्पोरेशन को एक्वायर करती है और इस एक्विजिशन के चलते फाइनली जिमी डायमंड की जेपी मॉर्गन चेज में एंट्री हुई। जिमी डायमंड को सबसे पहले प्रेसिडेंट, उसके बाद सीईओ और फिर ईयर 2026 में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया जाता है। जब जिमी डायमंड जेपी मॉर्गन चेज के सीईओ बने तब कंपनी का टोटल एसेट $1.3 ट्रिलियन और रेवेन्यू लगभग $79 बिलियन था। लेकिन जिमी डायमंड की लीडरशिप के अंदर जेपी मॉर्गन ने सिर्फ ग्रो नहीं किया बल्कि कई फाइनेंशियल क्राइसिस को भी सर्वाइव किया। जिस टाइम पर अदर कॉम्पिटिटर सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहे थे उस टाइम पर जेपी मॉर्गन रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट्स रिकॉर्ड कर रहा था। आज जिमी डायमंड की लीडरशिप के अंदर जेपी मॉर्गन के टोटल एसेट $4.4 ट्रिलियन, एनुअल रेवेन्यू करीब $186 बिलियन और नेट इनकम यानी कि प्रॉफिट करीब $57 बिलियन पर पहुंच चुका है। आज जिमी डायमंड इतने ज्यादा पावरफुल बन चुके हैं कि इनका एक स्टेटमेंट पूरी इकोनॉमी को इंपैक्ट कर सकता है। आज प्रेसिडेंट से लेकर सीनियर गवर्नमेंट अथॉरिटीज तक इनसे फाइनेंशियल एडवाइस लेते हैं। अब आने वाले सालों में देखना यह होगा कि क्या स्टिल जेपी मॉर्गन चेज दुनिया के सबसे पावरफुल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बना रहता है या फिर वॉल स्ट्रीट में किसी न्यू प्लेयर की एंट्री होती है।